हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम फिजिक्स के क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो लगभग 30 क्वेश्चन जो है आपके हम कवर किए थे, जिसमें हम मतलब 30 क्वेश्चन ये लगभग सेकेंड पार्ट में हम किए थे। ये हमारा थर्ड पार्ट है। बाकी पहला और दूसरा पार्ट अगर नहीं देखेंगे तो देख सकते हैं। सारे जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ लूसेंट से क्वेश्चन लिया गया है। 90% क्वेश्चन आपसे यहाँ से कवर हो जाएगा, देखने को मिलेगा। और यहाँ पे साथ ही साथ अगर कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते चलिए। आपसे जीके जीएस जो क्वेश्चन आपके बनने लगेगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। और अगर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो देखते हैं 30 क्वेश्चन तक कवर किए थे। तो प्रकाश जो है आपके किस प्रकार के तरंगों का उदाहरण है? तो अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, या आपके उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ तरंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश जो है आपके कौन से तरंग का उदाहरण है? तो आपके अनुप्रस्थ तरंग का ये आपका उदाहरण है। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसको याद रखिए, आपके क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जो सभी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, कोई ना कोई एग्जाम में सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हीटर का तार सामान्यतः कौन से तत्व का बना होता है? तो हम जो घर में हीटर जो यूज करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे गोल गोल ऐसे ऐसे रहता है। तो जो ये आपका जो होता है आपके कौन से तत्व का बनते हैं? तो टंगस्टन का मैं कल पढ़ाया था। जो बल्ब रहता है फिलामेंट, ये जो फिलामेंट ये टंगस्टन धातु बना होता है। उसी तरह आपका तांबा, लोहा, ये आपका निक्रोम, इसको नाइक्रोम भी कहा जाता है। तो इसको याद रख। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइक्रोम। तो इसको निक्रोम भी कहा जाता है, इसको नाइक्रोम भी कहा जाता है। जो भी ऑप्शन रहेगा आपको मतलब एग्जाम में, तो इसको लगाइए। नाइक्रोम की जो प्रतिरोधकता कम होती है, तो इसको याद रखिए। इसमें बहुत अधिक यहाँ पे गलनांक पाया जाता है, और उच्च तापमान वाले तार बनाने के लिए इसको नाइक्रोम से ये आपके तत्वों का बना होता है। तो इसको याद रखिए। हम घर में इसका यूज खाना वगैरह बनाने के लिए यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो इसको याद रखिए। ये क्वेश्चन पूछा है टंगस्टन जो आपके जो बल्ब का फिलामेंट होता है, ये आपके टंगस्टन धातु का बना होता है। तो इसको भी याद रखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मीमीटर, या सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैनोमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई ये आपके होती है नैनोमीटर। लंबाई की सबसे छोटा इकाई नैनोमीटर इसको माना जाता है। ये आपका मतलब सबसे छोटा आज तक कोई इसको नाप नहीं पाया नैनोमीटर को। तो इसको याद है, सबसे छोटी इकाई नैनोमीटर है, लेकिन अभी तक इसको नापा नहीं जा सका है। तो इसको याद रखिए। आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है फर्मीमीटर, ये आपका किसकी इकाई होती है? तो तापमान को ये आप देखें तो आमतौर पर थर्मामीटर से नापा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसको थर्मामीटर, ये आपका सेंटीमीटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो मतलब हम मतलब किसी को नापने के लिए यहाँ पे किया जाता है। जैसे दूरियों को नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेंटीमीटर एक इकाई है, तो इसको याद रखिए। और आपका जो माइक्रोन यहाँ पे दिया गया है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। इसको माइक्रोमीटर भी कहा जाता है, इसको माइक्रोन भी कहा जाता है। तो लंबाई की बहुत ही छोटी इकाई होती है। इसका जो मान है आपके माइक्रोमीटर होता है। तो इसको माइक्रोन भी इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिए। जो आपके लंबाई से भी मतलब बहुत छोटी इकाई होती है, तो इसको माइक्रोन कहा जाता है। तो इसको याद रखिए आसान से भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सेविंग करने के लिए, जो हम सेविंग वगैरह दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, तो सेविंग के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, या उत्तल दर्पण का, या आपके समतल दर्पण का, या उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम सेविंग अगर करते हैं तो आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे चेहरे वगैरह को यहाँ पे नज़दीक से हम अच्छे से देख पाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, कल मैं पढ़ाया था। अवतल दर्पण को जो डेंटिस्ट होते हैं, इसको ओडोंटोलॉजी भी कहा जाते हैं। तो दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, उन लोग भी इसका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो हम बाइक वगैरह वाहन वगैरह चलाते हैं, तो इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसमें हम देखने के लिए यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसको याद रख, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन मतलब उठ के आता है। तो पॉजिट्रॉन का जो आविष्कारक कौन है, या किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी? तो जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, एंडरसन ने, या आपके गोल्डस्टीन ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाए आपका
एंडरसन, इन्होंने कौन से सन में, तो अगस्त 1932 में पॉजिट्रॉन की इन्होंने खोज की थी। इसको किससे मतलब प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको मतलब ऐसे इसको प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको याद रखिए, बीटा प्लस करके इसको मतलब ऐसा लिखा जाता है, इसको याद रखिए। थी इसकी खोज है 1932 में इसकी खोज की थी। इसको कार्ल डी एंडरसन कहा जाता है, इसके द्वारा इसको खोज की गई थी, इसको याद रखिएगा। वही मैं रदरफोर्ड की बात करूँ, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, इन्होंने पोर्ट्रॉन, याद रखिएगा, पोर्ट्रॉन इन्होंने खोज की थी, रदरफोर्ड ने, इनका श्रेय दिया जाता है इनको। तो रदरफोर्ड ने इन्होंने यहाँ पे जो हाइड्रोजन परमाणु यानी एक प्रोटॉन का नाभिक जो है आपके परमाणु के नाभिक मौजूद होता है, तो इसकी खोज है पोर्ट्रॉन की, रदरफोर्ड ने इन्होंने खोज थी। पॉजिट्रॉन अगर पूछे तो आपको एंडरसन लेना है, पोर्ट्रॉन बस लेना है, प्रोट्रॉन तो आपको रदरफोर्ड ले लेना है, कंफ्यूज नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं जो जे थॉमसन है, इन्होंने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की, इसे लिख देता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में। कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो अमेरिका जो रहने वाले हैं जे थॉमसन, इन्होंने खोज की थी 1897 में, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं गोल्डस्टीन जो है, इन्होंने किसकी खोज की थी, जो हम एनोड है, याद रखिएगा। तो एनोड जानते हो कि धनात्मक माइनस में रहता है, इस 1898 में इन्होंने इस एनोड के बारे में बताया था, इन्होंने खोज की थी एनोड के बारे में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यूरी किसकी इकाई है, तो रेडियोधर्मिता, तापमान, ऊर्जा, शक्ति, तो आपके क्यूरी आपके रेडियोधर्मिता की इकाई है, तो इसको याद रखिएगा। अगर वहीं पूछे तापमान की इकाई क्या है, तापमान की जो ऐसा इकाई है आपकी, इसको केल्विन कहा जाता है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, केल्विन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ऊर्जा दिया गया, ऊर्जा आपके मतलब कार्य की एक इकाई है, तो इसको याद रखिएगा। और आपका अगर पूछे शक्ति की इकाई क्या है, तो इसका जो इकाई है इसको वाट, शक्ति इसको वाट से, इसकी इकाई है वाट से प्रदर्शित करते हैं, मतलब डब्लू से, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है। 20,000 से अधिक की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है, तो पराश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे। तो हम जो 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो आवृत्ति वाले तरंगों को यहाँ पे क्या कहा जाता है, इसको श्रव्य तरंगे कहा, मतलब इसको एक मिनट ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पराश्रव्य तरंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम जो सुनते हैं, हम कहाँ तक के यहाँ पे सुन सकते हैं, उसको हमारे जब सुनते हैं उसको श्रव्य तरंगे कहते हैं, मतलब 20,000 से जो हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों के यहाँ पे श्रव्य तरंगे, 20,000 से अधिक उसको पराश्रव्य। और यहाँ पे देखें तो मनुष्य मतलब 20,000 से यहाँ पे देखेंगे तो 20,000 से यहाँ पे, तो ये आपका जो पराश्रव्य जो तरंगे हैं ये वाला यहाँ पे पशु पक्षी जो पक्षी वगैरह है इनके लिए है, और हम जो श्रव्य तरंगे हैं जो आपके मनुष्य इसमें सुन सकते हैं, मतलब कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों अपश्रव्य तरंगे कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे श्रव्य तरंगे सुनते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो इस तरह के यहाँ पे जो 20,000 से ऊपर के रहते हैं, तो इसको हम मिनिमम 20,000 हर्ट्ज तक के हम सुन सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे, जिसमें 20,000 से अधिक है, और हम सुनते हैं श्रव्य तरंगे, इसको याद रखिए। 20,000 हर्ट्ज से लेकर 1 2 3 4, तो इस तरह के आपके श्रव्य तरंगे के अंतर्गत आता है, तो ये आपको हम यहाँ तक के हम सुन सकते हैं, बाकी ऊपर के पशु पक्षी सुन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सापेक्ष आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या बैरोमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर, याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आर्द्रता नापने वाले यंत्र को हाइड्रोमीटर कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे कई एग्जाम में क्वेश्चन, यहाँ पे लैक्टोमीटर दिया गया है, लैक्टोमीटर ये आपका एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, लैक्टोमीटर ये आपका दूध के, लिख देता हूँ मैं, दूध के जो आपकी घनत्व मापता है, इसको लैक्टोमीटर कहते हैं, मतलब शुद्ध, मतलब दूध अशुद्ध है या शुद्ध है, इसके माध्यम से लैक्टोमीटर के हिसाब से नापा जाता है। तो मतलब देखे होंगे मशीन रहता है,
तो दूध की शुद्धता नापने वाले यंत्र को लैक्टोमीटर है, मतलब दूध कितना शुद्ध है या कुछ, तो लैक्टोमीटर से इसको नापा जाता है। अब वही मैं बात करूँ यहाँ पे बैरोमीटर, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बैरोमीटर ये आपका कौन सा दाब मापी है? बैरोमीटर एक वायु दाब मापी है, याद रखिए वायुमंडल के दाब को नापने वाला यंत्र, वायुमंडल के दबाव को मापने जाने वाला यंत्र है, तो इसको बैरोमीटर कहा जाता है, इसको याद रख। यहाँ पे हाइड्रोमीटर दिया है, ये वाला देख सकते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो इसमें द्रव के घनत्व को याद रखिएगा। तो द्रव के घनत्व वाले जो नापने वाले यंत्र को हाइड्रोमीटर कहा जाता है। सापेक्ष की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर का मतलब कहलाता है, तो कंफ्यूज नहीं, सेम टू सेम, मतलब हाइग्रोमीटर से सापेक्ष की आर्द्रता को नापा जाता है और हाइड्रोमीटर से द्रव के घनत्व को नापा जाता है। इसको याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, 1 से 2 बार देखें तो आपको प्रॉपरली याद। अगला क्वेश्चन ही इसको तो बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन पूछ लिया है। वाहनों के अग्र द्वीपों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए, जो हम वाहन चलाते हैं तो पीछे के मतलब जो पीछे में कोई भी गाड़ी वगैरह आ रही है, इसको देखने के लिए, दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी किया है। तो उत्तल दर्पण, अवतल, समतल या परावलय दर्पण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, मैंने बताया था। तो हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, जो वाहन वगैरह बाइक वगैरह रहते हैं, तो जो पीछे गाड़ी आती है उसको हम उत्तल दर्पण से देख पाते हैं, तो इसको याद रखिए। तो इसका उपयोग आप आमतौर पर हम वाहन के पीछे देखने के लिए इस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है? तो डायनमो के माध्यम से, ट्रांसफार्मर के माध्यम से, विद्युत मोटर या इंडिकेटर के माध्यम से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर, याद रखिएगा। तो इसके माध्यम से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोधक तार की लंबाई को अगर हम बढ़ाते हैं तो उसके प्रतिरोध पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, या इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगी, स्थिर रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध इसमें आपका बढ़ जाएगा, तो इसको याद रखिए, दुगना हो जाएगा जस्ट। तो तार की लंबाई को यहाँ पे हम दुगना करते हैं तो नया प्रतिरोध आपका मूल प्रतिरोध से आपका दुगना हो जाएगा, ये आपके ओम के नियम पर लागू होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? तो लाल, पीला, नीला या बैगनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगनी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको वायलेट भी कहा जाता है। तो वायलेट रंग का जो आपके सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला होता है, अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो आपको रेड लेना है, इसको याद रखिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, दोनों से, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। बैजानी हप्पी नाला स्कूल टाइम से पढ़ते आए हुए, तो इसका ऐसे करके याद कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोटान निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है? तो प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत या चुंबकत्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश। तो फोटान जो आपकी किसकी मूलभूत इकाई है? तो प्रकाश की। तो फोटान एक प्रकार का आपका मौलिक कण है, इसको याद रखिए, प्रकाश की मूलभूत इकाई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तापमान पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सी लिखना भूल गया था मैं। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो तापमान, जो पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में पानी जो भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो शीतलक, नियंत्रक, परीक्षक या मंदक के रूप में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदक, याद रखिएगा। तो आपका जो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल के प्रयोग आपके मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिए। न्यूट्रॉन जो है आपके मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है एग्जाम्पल के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है? तो सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, एनोमोमीटर या लैक्टोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको लैक्टोमीटर, LM से लिख दिया हूँ, तो इसको समझ जाएंगे। तो भूकंप की तीव्रता के जो आपके भूकंप की तीव्रता की माप की जाने वाली, इसको सिस्मोग्राफ, इसको लैक्टोमीटर भी कहा जाता है, जो भी ऑप्शन रहेगा। तो
इसके हिसाब से ऑप्शन लैक्टोमीटर क्या है, जो आपके दूध का जो है शुद्ध है या अशुद्ध नापने का ये आपका यंत्र है, इसको लैक्टोमीटर कहते हैं। तो इसको याद रख। बाकी बैरोमीटर के बारे में तो आप लोग को बता ही चुका हूँ। वायु दाब मापी है, वायुमंडल के दबाव को नापने वाला यंत्र जो आपको बैरोमीटर कहलाता है। अगर वही पूछ दे आपको एनीमोमीटर ये कौन सा यंत्र होता है, तो एनीमोमीटर जो है आपके जो पृथ्वी जो तल पे पवन का वेग नापने का यंत्र है। मतलब पवन का वेग मापन इसको एनोमीटर कहता है। मतलब बल और वेग के मापन को पवन वेग मापी इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हार्स पावर जिसे हम 1 HP कहते हैं, तो ये कितने वाट के बराबर होता है। तो आपके 435 वाट, 746 वाट, 796 वाट, 876 वाट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 746 वाट। इसको याद रखिएगा। इसको एक अश्व शक्ति भी कहा जाता है। तो 746 वाट के बराबर होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया गया, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है या कौन सी दिशा आपको बताई गई। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके उत्तर से दक्षिण दिशा में रुकेगी, मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चालक का विद्युत प्रतिरोध किसमें स्वतंत्र होता है। तापमान पर, दाब पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या लंबाई पर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दाब पर। इसको प्रेशर भी कहा जाता है। तो चालक का जो विद्युत प्रतिरोध किसमें स्वतंत्र होता है, दाब पर स्वतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो निकिल, नर्म लोहा, चांदी या आपका एल्यूमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्म लोहा। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो क्रोड अगर बनाने के लिए यहाँ पे कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो नर्म लोहा का उपयोग इसमें बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कंप्लीट 50 क्वेश्चन हो चुकी है। तो हम कल 51 से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा और आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है, ताकि आपको लेवल जो है आपको समझ आएगा, तो उस पर काम कर पाएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।